एसके एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम कवर करेंगे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, वैदिक साहित्य, प्रमुख यज्ञ, महाजनपद, प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानियों की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके विभाजन को देख लेते हैं। प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल, राइट। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्यपाषाण काल 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। और तीसरा है नवपाषाण काल, 7,000 ईसा पूर्व के बाद का जो काल आता है। इसके बाद पुरापाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांट दिया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, राइट। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति की। इनके काल को देखते हैं और संस्कृति है। तो पहली है आहार संस्कृति। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2100 से 1800 ईसा पूर्व। दूसरी है कायथा संस्कृति, 2100 से 1800 ईसा पूर्व। इन सभी संस्कृति पर हम अपने अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, राइट। अभी हम सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रभास संस्कृति। इसका काल है 1800 से 1200 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व। और उसके बाद रंगपुर संस्कृति 1500 से 1200 ईसा पूर्व। और आपकी एक जॉर्वेज संस्कृति है जिसका काल रहता है 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। ये आपसे अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में जाएंगे तो आपको इसको कहीं ना कहीं इसके क्रम को लगाने को दे सकता है, राइट। काल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका क्रम आपको याद रखना है। सबसे लंबे समय तक जो चली थी ताम्र संस्कृति तो वो थी जॉर्वेज संस्कृति। लगभग 700 ईसा पूर्व तक चलती है, राइट। 700 वर्षों तक इसका अस्तित्व रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम प्रागैतिहासिक काल पे बात कर चुके हैं, प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति और उनकी विशेषताओं की, राइट। तो पहली है निम्न पुरापाषाण काल। इसकी संस्कृति के लक्षण हैं शल्क, गंडाशा, खंडक, उपकरण संस्कृति, राइट। तो इसको इस नाम से भी जानते हैं, शल्क संस्कृति या गंडाशा संस्कृति या खंडक संस्कृति। मुख्य स्थल जो है वो है पंजाब, कश्मीर, सोहेल घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राइट। महत्व क्या है उपकरण और विशेषताएं में देख लेते हैं। हस्त कुठार एवं वटिकाश्म उपकरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और होमो इरेक्टस जो मानव है उसके अस्थि अवशेष यहाँ पे देखने को मिले हैं नर्मदा घाटी में, राइट। नेक्स्ट जो है वो है मध्य पुरापाषाण काल। इसे खुरचनी वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, राइट। खुरचनी या वेदनी संस्कृति भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख स्थल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैचिंग में ये दिए जाते हैं कि नेवासा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, डिडवाना राजस्थान में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नर्मदा घाटी, बाकुंडा, पुरुलिया जो है पश्चिम बंगाल में है। तो पुरुलिया जो है पश्चिम बंगाल में, राइट। और नर्मदा घाटी भी है जहाँ जो संबंधित है उच्च पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल, सॉरी, राइट। आगे अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो फलक, वेदनी, खुरचनी संस्कृति भी इसको कहते हैं। और भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मध्य पुरापाषाण काल के होते हैं, राइट। आगे हम अगर बात करेंगे तो उच्च पुरापाषाण काल है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो हैं फलक और लक्षणी संस्कृति। प्रमुख स्थलों की बात करें तो बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस संस्कृति को देखा जा सकता है। प्रारंभिक होमो सेपियंस मानव जो है वो उच्च पुरापाषाण काल के समय आया था। हार्पून, फलक एवं हड्डी के उपकरण इसी काल में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से इन जगहों से मिले हैं, राइट। इनको हम विस्तार से अलग अपने एक वीडियो में आपके सामने इसको विस्तार से डिस्कशन करेंगे मानचित्र के माध्यम से। नेक्स्ट जो है वो है आपका मध्य पाषाण काल। इसे सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहते हैं। इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं आदमगढ़, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में है, सराय नहर राय, यहाँ पे हड्डी के उपकरण मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में है, तो आप याद रखिएगा। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का विकास हो जाता है यहाँ पे। अर्धचंद्राकार उपकरण, एक धार, फलक, स्थायी निवास का साक्ष्य मिल जाता है यहाँ पे, राइट। तो अभी स्थायी साक्ष्य का निवास मिल रहा है और पशुपालन। तो आपके लिए ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थायी जो निवास
के साक्ष्य हैं वो किस काल से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो मध्यपाषाण काल से। और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिल जाते हैं, तो मध्यपाषाण काल से। अब एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना होता है कि आग की जो जानकारी है वो मध्यपाषाण काल में हो गई थी, लेकिन आग के अगर उपयोग की बात करें तो उपयोग जो किया था तो वो नवपाषाण काल में जाकर किया था, राइट। अब हम बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की। संस्कृति के लक्षण हैं पॉलिश्ड उपकरण, तो यहाँ पे पॉलिश्ड उपकरण आ जाते हैं। जो स्थल हैं वो हैं बुर्ज होम और गुफकराल कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे, लगनाज गुजरात में है, दमदमा कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में है, पोयमपल्ली तमिलनाडु में है, कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्मगिरी और मास्की कर्नाटक में है, राइट। विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पर प्रारंभिक कृषि संस्कृति अब सामने आ जाती है, तो कृषि के साक्ष्य मिल जाएंगे। यहाँ पे कपड़ा बुनना देखने को मिलेगा, भोजन पकाना आप देख सकते हो, मृद भांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवासी हो जाता है, पाषाण उपकरण को पॉलिश शुरू कर देते हैं यहाँ पे, और पहिए का आविष्कार हो जाता है, राइट। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो हड़प्पा सभ्यता का अगर विस्तार आकार की बात करोगे तो ये एक त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल है, राइट। आकार भी पूछा जा सकता है। इसका क्षेत्रफल जो है टोटल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, राइट। कितना है, 600 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो जो आपका पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम वो 1600 है, ये वाला, ये 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण आपका टोटल 1400 किलोमीटर है। अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो वहाँ पे जो स्थल है तो वो है सुदकांगेडोर, राइट, बलूचिस्तान में, और पूरब में जो है वो है आपका आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। ऊपर जो है वो है मांडा जम्मू कश्मीर में, और नीचे जो आपका पड़ेगा दायमाबाद महाराष्ट्र में। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये सीमाएं भी आपसे पूछता है, सुदकांगेडोर, आलमगीरपुर, आपका ऊपर मांडा, और नीचे महाराष्ट्र में दायमाबाद, राइट। तो ये हो गए। नेक्स्ट है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल की बात करोगे तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद गनेरी वाला है, फिर हड़प्पा है, धोलावीरा है, और राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता भारत में अगर सबसे बड़ी स्थल की बात करो, सबसे बड़े स्थल की बात करोगे तो धोलावीरा और राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहते हैं। लघु हड़प्पा किसे कहते हैं, तो लोथल को कहते हैं। लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, तो उसे भी लोथल को ही कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का काल जो निर्धारण किया है उसकी, राइट। तो माधव स्वरूप वत्स ने इसको 3500 से 2700 ईसा पूर्व के बीच का माना है। डेल्स ने इसे 2900 से 1900 ईसा पूर्व तक माना है। मार्टिमन व्हीलर ने इसे 2500 से 1500 ईसा पूर्व, डीपी अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व, सीजे गैड ने 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक, और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक, राइट। तो ये है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो है माधव स्वरूप, मार्टिमन व्हीलर, डीपी अग्रवाल, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, राइट। नेक्स्ट है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बस जो प्रमुख नगर बसे हैं, तो किस नदी के किनारे बसे हैं, यह आपसे मिलान के लिए दिया जाता है। तो अगर आप मोहनजोदड़ो की बात करोगे तो ये सिंधु नदी में है, राइट, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर है। रोपड़ जो है वो पंजाब में पड़ता है, और जहाँ पर जो सतलज नदी है वो पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में उतरती है, राइट। तो ये आप एक हमारी सीरीज चल रही है रिवर की, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लोथल। लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी पर स्थित है। बालाकोट जो है अरब सागर के तट पर स्थित है, यह एक बंदरगाह है। आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में से कौन से बंदरगाह हैं, तो ये वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो बालाकोट जो है वो अरब सागर तट पर स्थित है, और क्या है, यह एक बंदरगाह है। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी पर है उत्तर प्रदेश में। कोट्स दीजी जो है वो सिंधु नदी पर है, राइट। हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर है। तो हड़प्पा रावी नदी पर है और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर है। याद कैसे कर सकते हो, ये भी इसका ट्रिक देख लेते हो। हड़प्पा की बात करोगे तो छोटा शब्द है, तो रावी नदी छोटी नदी है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस पे है। और मोहनजोदड़ो जो है वो एक लंबा शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हड़प्पा से। तो सिंधु नदी सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, तो ये सिंधु नदी पर। इस तरह से आप कहीं ना कहीं कोड बना के याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है घग्गर नदी पर है, कालीबंगा राजस्थान में। सुतकांगेडोर दाश्क नदी पर है। सोतकाको या सोतकाकोड ये एक बंदरगाह है जो सागर पर अरब सागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट वो है रंगपुर, ये भादर नदी पर स्थित है।
किस नदी पर है? भादर नदी पर। तो आपको इन नदियों को बार बार रिवीजन करते रहना है, क्योंकि यहाँ से अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्यों के मूल स्थान संबंधी मत की। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को बताया कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे, उत्तरी ध्रुव से, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। विलियम जोन्स ने यूरोप बताया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद ने तिब्बत बताया, राइट। ब्रेंडन स्टीन ने दक्षिणी रूस बताया। पी गाइस ने हंगरी बताया। नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स ने दक्षिणी रूस बताया। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर शंपूरानंद। तो इन्होंने सप्त सिंधु क्षेत्र बताया। पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि प्रदेश बताया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एम त्रिवेदी ने देविका मुल्तान बताया। एल डी कल्ल ने कश्मीर तथा हिमालय प्रदेश बताया, राइट। कि आर्य जो है वो कश्मीर और हिमालय प्रदेश से आए थे। रोड्स ने बैक्टीरिया बताया। पेंका और हेट ने जर्मनी बताया। मेयर, कील, ओल्डनबर्ग ने पामीर का पठार बताया, राइट। तो आप इनको देखते रहिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियों की अगर बात कर लें तो ये भी आपसे मैचिंग के लिए दिया जाता है, तो आप इसको रट डालिएगा, भूलिएगा ही मत, राइट। तो प्राचीन नाम बात करें और आधुनिक नाम की बात करें तो प्राचीन नाम गुभा, जिसको आधुनिक नाम काबुल है, अब काबुल नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक और करंट का फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, ये अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान से निकलती है, और ये जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। करंट का फैक्ट यह है कि भारत जो है अफगानिस्तान से एक बांध को लेकर अभी समझौता किया है, जिसका नाम है शहतूत बांध। कौन सा है? शहतूत बांध, राइट। तो ये शहतूत बांध जो है वो काबुल नदी की एक सहायक नदी पर बनाया जाएगा, और इसका समझौता किस देश के साथ किया है? अफगानिस्तान से किया है। नेक्स्ट है कुर्मु, इसका आधुनिक नाम है कुर्रम। तो इसको याद करना ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, एक सेम ही नाम है लगभग। वितस्ता आप याद रखिएगा, झेलम को कहते हैं। परुशनी, रावी, तो आप रवि याद रखिए, रवि। तो आप परुशनी याद रख सकते हो, रवि एक पुरुष है तो उसका नाम परुशनी हो गया, इस तरह से याद कर लीजिए। शतुद्री नाम में ही है सतलज, शतुद्री सतलज। दृष्टद्वती घग्गर, दृष्टद्वती घग्गर। मरुद्वृद्धा मरुवर्मन, सेम नाम लगभग आ जाते हैं, तो आप ऐसे ही याद रखिए। सुवस्तु स्वात, सेम नाम है। गोमती का गोमल, राइट, कोमल, इसको भी याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अस्किनी चेनाब या चंद्रभागा, राइट। विपाशा व्यास, तो सेम नाम है। सदानीरा गंडक, राइट, गंडक। तो गुंडागर्दी सदा नहीं चलती, इस तरह से याद कर सकते हैं। सुषोमा सोहन, राइट। तो ये कुछ नदियां थी जो आपको याद ही रखना है पीसीएस के लिए। नेक्स्ट है आर्यों के आभूषण, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कर्ण शोभन, तो जो कर्ण शोभन होते हैं नाम में ही है, कान के आभूषण हो जाएंगे। कुरीर जो है वो आपको याद रखना है, सिर पर धारण करने वाला एक आभूषण होता है। निष्क एवं मणि गले का आभूषण होता है, राइट, बाद में ये मुद्रा हो जाती है। जियोचनी अंगूठी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं राजा के प्रमुख सहयोगी। पुरोहित जो होते हैं वो प्रमुख परामर्शदाता होता है। सेनानी जो होता है सेना का प्रमुख होता है। ब्राजपति जो होता है चारागाह का प्रधान होता है, राइट। कुलप जो होता है परिवार का प्रधान होता है या परिवार का मुखिया होता है। ग्रामीणी जो होता है वो लड़ाकू दल का प्रधान होता है, ये गांव का भी मुखिया होता है। पुरप जो होता है दुर्ग का प्रधान होता है। स्पष्ट जो होता है एक गुप्तचर होता है, ये आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। दूत भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो संदेश वाहक होते हैं, दूत जिन्हें कहते हैं। वैदिक देवता की अगर बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। मरुत जो होते हैं वो आंधी या तूफान के देवता होते हैं। सरस्वती नदी की देवी थी, बाद में ये विद्या की देवी होती हैं। मतलब वैदिक काल में ये नदी की देवी होती हैं और बाद में जाके ये विद्या की देवी हो जाती हैं। पूषण जो होते हैं वो पशुओं के देवता होते हैं, और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं। अरण्यानी जंगल की देवी होती हैं। एक अरण्यक भी है, जहाँ पर गुरु जो होते हैं जंगल में जाके जो अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं, उसको अरण्यक कहते हैं। यम जो है वो मृत्यु के देवता होते हैं। मित्र जो हैं वो शपथ एवं प्रतिज्ञा का देवता होता है। तो आप आसान है, अगर थोड़ा आप लॉजिकली इसको सोचेंगे तो आपको सारे ये याद होते चले जाएंगे। अश्विनी जो है चिकित्सा के देवता हैं। सूर्य जो है वो जीवन देने वाला देवता है। त्वचा जो है धातुओं के, तो त्वचा से अगर आप जानते हैं शब्द को तो आपको आसान होगा इन चीज़ों को याद करना। धातुओं के देवता हैं, राइट। आर्स जो है वो विवाह और संधि के देवता हैं। विविस्तान जो है देवताओं के जनक हैं। तो ये सारे देवता प्रमुख देवता थे जिन्हें आपको याद रखना है। अब कुछ शब्द हैं कृषि संबंधित, जैसे उर्वरा जुता हुआ खेत होता है। करिशु गोबर खाद को कहते हैं। सीता हल के जो निशान बन जाते हैं उन्हें सीता कहते हैं। पर्जन्य बादल को कहते हैं। खिल्य चारागाह को कहते हैं। ब्रख बैल को कहते हैं।
लांगन हल को कहते हैं, अवट कुआं को कहते हैं, किवाश हलवाहा को कहते हैं, कुल्या नहर को कहते हैं, खल खलिहान को कहते हैं। राइट, तो ये आपको टर्म्स भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख शब्द जो ऋग्वेद में आए हुए हैं कितनी बार हैं। ऋग्वेद का उल्लेख जो है 250 बार है, अग्नि 200 बार है, वरुण 330 बार है, जन 275 है। राइट, तो आप यहाँ पर देखिएगा इंद्र से ज़्यादा जन आ जाते हैं। राइट, विष 171, पिता का 335, राइट 335, माता का 234, वर्ण 23, ग्राम 13, ब्राह्मण 15, क्षत्रिय 9, वैश्य 1, पृथ्वी 1, सभा 9, समिति 9, विदत 122 बार आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है विदत, बार बार इसका उल्लेख हो रहा है तो जाहिर सी बात है सभा और समिति से महत्वपूर्ण होगी संस्था। राइट, गंगा का केवल 1 बार हुआ है उल्लेख और यमुना का 3 बार हुआ है। राइट, राजा का 1 ही बार हुआ है, तो राजा उस समय बहुत ज़्यादा वर्चस्वशाली नहीं था। सोम देवता 144 बार हुए हैं, कृषि तो 24 बार का उल्लेख हुआ इसका, गढ़ 46, विष्णु का 100 बार उल्लेख हुआ है, रुद्र 3 बार और शूद्र 1, और राष्ट्र शब्द का उल्लेख हुआ है 10 बार। नेक्स्ट देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित शासन प्रणाली। तो जो पूर्व में था उसे साम्राज्य कहते थे और वहाँ का जो स्वामी था उसे सम्राट कहते थे। राइट, पश्चिम में स्वराज्य और वहाँ का जो शासक होता था उसे स्वराट कहते थे। उत्तर में वैराज्य, इधर विराट। दक्षिण में भोज्य था, वहाँ का शासक भोज कहलाता था। मध्य प्रदेश में राज्य थे, वहाँ का राजा राजा कहलाता था। तो आप ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है धार्मिक पुरोहित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होता जो होता है वो ऋच संहिता का पाठ करने वाला, या ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसे होता कहते हैं, होत्र कहते हैं। सामवेद का जो सामवेद का जो पाठ करता था उसे उद्गाता कहते हैं। अधर्व्यू जो है वो यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चार करने वाला था। ब्रह्म जो है वो यज्ञ विधि की जांच करने वाला होता था। और ऋत्विज जो है वो मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। राइट, तो ये आपको याद रखने हैं सारे टर्म्स। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे आप याद भी कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूँगा याद कराने की। वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, ब्राह्मण इसके 2 हैं, ऐतरेय और कौशिक के। राइट, तो ऋग्वेद का आप अगर ऐसे याद रखेंगे कि ऋग्वेद का 1 ब्राह्मण है, कितना 1, तो आपके इसके दोनों ब्राह्मण याद हो जाएंगे, ए से ऐतरेय और का से कौशिक के। उपनिषद सेम है और अरण्यक भी सेम ही हैं। सूक्त इसमें 1028 हैं और इसको जो अध्येता है जो इसका पाठ करता है उसे होत्र कहते हैं, अभी ऊपर देख चुके हैं। और इसके उपवेद भी पूछे जाते हैं, तो आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद को आपको याद रखना है तो 7 याद रखिए, 7 इस तरह से, ऋग्वेद का 1, यजुर्वेद का 7, तो 7 7 से शतपथ और ता से तैत्तिरीय। राइट, तो आप ये याद रखिए, तो आपको ब्राह्मण याद हो जाएंगे। बाकी तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहद्रनि, ये सब आपको याद हो जाएंगे जब आप इन लोगों सामवेद और अथर्ववेद और ऋग्वेद को याद रखेंगे, तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस माइंड में ये रखिएगा कि जहाँ पे जो अधिकतम है वो यजुर्वेद में है, तो आप वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। राइट, और अरण्य की बात करें तो तैत्तिरीय, बृहद्रन्य और शतपथ। राइट, इसका जो अध्येता है वो अधर्व्यू है और इसका उपवेद धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद। राइट, सामवेद की अगर बात करें तो इसका जो ब्राह्मण है वो पंचविश है, तो सामवेद में आप सांप याद रखिए, सांप, तो सामवेद पा से पंचविश, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं, इसे पंचविश को। उपनिषद इसके 2 हैं, छांदोग्य और केन, और इसका एक अरण्यक है जैमिनी और छांदोग्य, 2 इसके अरण्यक भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। राइट, सूक्त जो है 1810 मंत्र हैं इसके अंतर्गत, और इसका अध्येता जो है वो उद्गाता है, और उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। क्या है? गंधर्व वेद, इसको लिखा था नारद ने। नेक्स्ट जो है वो है अथर्ववेद, इसका केवल एक ही ब्राह्मण है, गोपथ। राइट, तो आग याद रख सकते हो, आज से अथर्ववेद और गा से गोपथ। ठीक है, अब अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद इसके प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। राइट, तो ये इसके उपनिषद हैं। सूक्त जो हैं वो 600 मंत्र इसमें लगभग हैं, और इसका जो अध्येता है वो है ब्राह्मण, और इसका उपवेद शिल्पवेद है। राइट, कौन है? शिल्पवेद, जिसको लिखा है विश्वकर्मा ने। किसने? विश्वकर्मा ने। तो ये आपके प्रमुख वैदिक साहित्य हो गए। अब बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञों की। तो पहला है राजसूय यज्ञ। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आप इनको ध्यान से याद रखिएगा कि इनमें अंतर क्या होते हैं। पहले तो राजसूय यज्ञ के बारे में अगर बात करें तो राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था। इस अनुष्ठान यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्ति मिल गई है। इसमें सोमरस नामक मादक पदार्थ पिया जाता था और राजा रत्नियों के घर जाते थे।
इसके घर रत्नियों के घर जाता था। तो ये रत्नी अधिकारी टाइप से होते थे, तो उनके घर में राजा जाता था, राइट। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा, क्या होता था कि राजा घोड़ा छोड़ देता था, और जिन जिन राज्यों से राजा वो घोड़ा होकर गुजरता था, अगर कोई राजा उसको रोकता नहीं था तो ये माना जाता था कि उस क्षेत्र पर इस राजे का आधिपत्य हो चुका है, और अगर रोक लिया जाता था तो वहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति बन जाती थी। जिन जिन क्षेत्रों से बिना प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता था, अर्थात यह शक्ति प्रदर्शक का द्योतक था। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण होता था, राइट। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जिसमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था, मतलब जानबूझकर उसे जिता दिया जाता था। यह यज्ञ विशेषता खान पीने से जुड़ा होता था, तो ये भी याद रखिए कि इसका संबंध खाने पीने से है, राइट। नेक्स्ट है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, राइट। इस यज्ञ में भी सोमरस पिया जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था। तो आपके ये प्रमुख यज्ञ हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कुछ महाजनपद देख लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा गांधार, पेशावर, राइट, कंबोज। तो गांधार में कुछ प्रमुख शासक थे, चंद्रवर्मन और सुदक्षिण। सूरसेन अवंतीपुत्र। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अवंती में राजा था चंडप्रदोत, राइट। और चंडप्रदोत का एक चिकित्सक था, उसके उपचार के लिए भेजा था, राइट। तो वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वत्स। तो वत्स में है उदयन, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। कौशाम्बी यहाँ मिलेगा। उसके बाद पांचाल, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, मल्ल, कौशल। कौशल के प्रमुख राजा जो हैं वो हैं प्रसेनजीत। कपिलवस्तु, अयोध्या देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। लिच्छवी, काशी। काशी के प्रमुख जो राजा हैं वो हैं बानर और अश्वसेन, तो याद रखिएगा। वैशाली, पाटलिपुत्र, अंग और चंपा। अंग और चंपा में ब्रह्मदत्त प्रमुख शासक थे, राइट। यहाँ पे आपको गोदावरी नदी पर प्रतिष्ठान देखने को मिल जाएगा, अश्वमक, राइट। तो ये याद रखिए। अब इसको हम अगले अपने जो लेक्चर होगा हमारा, उनमें हम इसको विस्तार से आपसे बात करेंगे इन सभी तथ्यों पर। यहाँ पर अब हम महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। मगध की राजधानी राजगिरी है, ये आपको मैचिंग के लिए दिया जाएगा। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती है, राइट। वज्जी की राजधानी वैशाली है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। इसको याद करना आसान है। श्रावस्ती से आपको एक टर्म मिल जाएगा श्रम, तो श्रम करने के लिए आपको कौशल की आवश्यकता होती है, तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो। काशी की राजधानी वाराणसी है, ऐसे ही याद रख सकते हो। अंग की राजधानी चंपा है, तो चंपा अंग, तो आप याद कर सकते हो, यहाँ पे ट्रिक बन सकती हैं। मल्ल जो है वो कुशिनारा की राजधानी है। कुशिनारा जो राजधानी है वो मल्लों की राजधानी थी। चेदी जो थी राजधानी वो सोथीवती की थी, क्या थी, सोथीवती की, राइट। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, राइट। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, और कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है। अगर हम कुरु को गुरु मान लें तो गुरु हमें हाथों पे मारते थे, हस्त कहते थे हाथों को, तो इस तरह से याद रख सकते हो। मत्स्य की राजधानी जो है वो विराटनगर है। पांचाल में अगर आप पाक याद रखोगे पीए के, तो आपको याद हो जाएगा पी से को पांचाल, ए से अक्षत्र और का से कामपिल्य, राइट। सूरसेन इजी है, मथुरा इसकी राजधानी है। गांधार अगर आप देखोगे तो मैप में ऊपर आपको देखने को मिला था, और वहीं पे मैंने आपको तक्षशिला भी दिखाया था, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला हो गई। और कंबोज भी वहीं पे था, तो कंबोज की राजधानी राजपुरा हो गई। अश्मक भी आपको गोदावरी नदी पे आपको हमने अभी ऊपर दिखाया था, तो उसकी राजधानी पोतन हो गई। अगर आपको मैप अच्छे से आते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री इजी हो जाती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम महाजनपद के प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। मगध के प्रमुख शासक हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग। काशी के जो शासक थे वो थे बानर, अश्वसेन। आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि सूर जो प्रसेनजीत हैं वो किस महाजनपद से संबंधित थे, तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। अंग में जो थे वो ब्रह्मदत्त थे, वत्स में उदयन थे, मत्स्य में विराट थे, गंधार में चंद्रवर्मन और सुदक्षिण आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। महाजनपद अगर बात करें अवंती की, तो अवंती में है चंडप्रदोत, कौशल के थे प्रसेनजीत, चेदी के थे जहाँ पे उपचार के लिए भेजा था, तो वो आप याद रखिएगा इस चंडप्रदोत ने, राइट। नेक्स्ट है कुरु।
तो कुरु में जो प्रमुख हैं वो कौरव्य हैं, शूरसेन अवंतीपुत्र हैं, राइट। तो ये प्रमुख शासक हो गए। अब हम बात कर लेते हैं प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियों की। राजवंश है हर्यवंश, इसके संस्थापक हैं बिंबिसार, राजधानी है राजगिरी और पाटलिपुत्र, राइट। शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नंद वंश की जो स्थापना की वो महापदम नंद ने की, इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश उसके बाद आ जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र। फिर शुंग वंश आता है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है, राजधानी सेम ही रहती है पाटलिपुत्र, राइट। ये मगध के शासक हैं सारे। फिर कण्व वंश आ जाता है, इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठान। अगर आप इनको याद रखना चाहते हैं तो SKS याद रखिएगा। तो S से शुंग वंश, K से कण्व वंश और S से सातवाहन वंश, राइट। तो SKS से आपको ये क्रम ही दिए हुए हैं। तो क्रम मौर्य वंश के बाद शिशुनाग वंश आ जाता है, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश, राइट। तो क्रम है। अगर हंसना आप याद रखते हो तो आपको हर्यवंश, सा से शिशुनाग और ना से नंदवंश याद हो जाएंगे, और बीच इन दोनों के बीच में आपको मौर्य वंश आ जाता है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं इक्ष्वाकु वंश। तो इसकी स्थापना की थी श्री शांतमूल ने और इसकी राजधानी थी नागार्जुनिकोंड। कुषाण वंश कडफिशस प्रथम ने इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर, मथुरा में, राइट। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। हूण वंश की स्थापना की थी तोरमल ने और इसके की राजधानी जो थी वो सियालकोट में थी। ये आपके लिए कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुष्य भूमि या वर्धन वंश। तो इसकी स्थापना की थी नरवर्धन ने और इसकी राजधानी थी थानेश्वर या कन्नौज में। नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश की जो स्थापना की थी वो थे सिंह विष्णु और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीवर्मन ने की थी और इसकी राजधानी मान्यखेत में थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और इसकी राजधानी मुंगेर में थी, राइट। गुर्जर प्रतिहार, तो इसकी स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने, राइट। तो और इसकी राजधानी थी कन्नौज में। सेन वंश, तो सेन वंश की स्थापना की थी सामंत सेन ने, नाम में ही है, और इसकी राजधानी आपको याद रखना है राढ़। गहरवाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी और इसकी राजधानी तो जो थी वो कन्नौज में थी। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इसकी स्थापना जो इसकी राजधानी थी वो अजमेर में थी। चंदेल वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी पुरी थी। उत्पल वंश की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी और इसकी राजधानी कश्मीर थी। परमार वंश, इसकी स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज के द्वारा की गई थी, राइट। और इसकी जो राजधानी थी वो मध्य प्रदेश के धार या उज्जैन में थी। सोलंकी वंश गुजरात में था, इसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी और इसकी जो राजधानी थी वो अन्हिड़वाल थी। क्या थी? अन्हिड़वाल। कलचुरी वंश कोकल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी। चोल वंश, इसकी राजधानी थी विजयालय, इसकी स्थापना विजयालय ने की थी और इसकी राजधानी तंजावुर में थी। कहाँ थी? तंजावुर में, राइट। तो ये थे आपके प्रमुख प्राचीन काल के राजवंश, संस्थापक और राजधानी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम शेष प्राचीन भारत के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।